नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज ये संविधान की दूसरी क्लास है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1858 के भारत शासन अधिनियम तक का अध्ययन हमने विस्तार से कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मार्ले मिंटो अधिनियम। तो मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? मार्ले मिंटो अधिनियम 1919 में आया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1858 में भारत शासन अधिनियम से ब्रिटेन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में भारत आ गया था। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। 1885 में एक अंग्रेज A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। 1885 में एक अंग्रेज A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। उन अंग्रेज़ों का कांग्रेस की स्थापना करने के समय यह उद्देश्य था कि कांग्रेस अंग्रेज़ों की ही एक संस्था बन के काम करेगी। कांग्रेस को वो अंग्रेज़ अपनी ही एक संस्था मान के उन्होंने उसको बनाया था। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस भारत में पॉपुलर होने लगा। लोग इसको पसंद करने लगे। इसमें अच्छे अच्छे नेता निकल के आए, चाहे वो मोरारजी देसाई हों, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हों, चाहे बाद में जवाहरलाल नेहरू हों, या फिर आगे चल के गांधी जी हों। तो धीरे धीरे कांग्रेस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर 1892 में निर्वाचन प्रणाली अप्रत्यक्ष ही सही, लेकिन 1892 में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई। कुछ लोगों को, बहुत ही कम, लगभग 0.75% लोगों को मत देने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। धीरे धीरे सिचुएशन और आगे बढ़ी। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, जिससे जनता में काफ़ी असंतोष व्याप्त हो गया। और इसी अधिनियम के खुल के विरोध में कांग्रेस आ गई। कांग्रेस ने 1905 के अधिनियम में बंग विभाजन की निंदा की, खुलकर निंदा की। एक होती है निंदा करना, एक होता है खुलकर निंदा करना। कांग्रेस ने 1905 के अधिवेशन में खुलकर निंदा की। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया और मुस्लिम लीग का गठन हो गया। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ये सारी परिस्थितियाँ 1858 से लेकर 1909 के बीच में गठित हुई। अब परिस्थितियाँ अंग्रेज़ों के हाथों से धीरे धीरे निकल रही थी। इसके लिए उन्होंने भारत पर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अधिनियम लिया, जिसे हम 1909 का अधिनियम कहते हैं या मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। ठीक, तो ये हमने उस समय की कंडीशन आपको बता दी। अब कंडीशन के थ्रू हम याद करने की कोशिश करेंगे उस समय सिचुएशन क्या थी। इस अधिनियम का मूल नाम भारतीय परिषद अधिनियम था। और इस अधिनियम का मूल नाम भारतीय परिषद अधिनियम था। तो हम इसे मार्ले मिंटो क्यों कहते हैं? या भी यह क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, या कोई पूछ सकता है कि भाई 1909 के अधिनियम को हम मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहते थे? मार्ले साहब इस समय भारत सचिव थे। मिंटो साहब इस समय गवर्नर जनरल थे। मिंटो साहब इस समय गवर्नर जनरल थे। इसीलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा गया, क्योंकि यही दोनों महानुभाव मिलकर इस अधिनियम को लाए थे। अब आप हमको बताएंगे कि भारत सचिव पद का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था या कब हुआ था? पिछली क्लास में इस बारे में मैंने व्यापक चर्चा की थी, तो आपको यह याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में लाए। अब इस अधिनियम की मुख्य बातें। इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। जैसा कि परिस्थितियां हम लोग समझ रहे हैं, कांग्रेस एक तरफ सबल संगठन बन के उभर गई, लेकिन उसके दो पार्ट हो गए थे, गरम दल, नरम दल। मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था। बंगाल विभाजन के कारण सांप्रदायिकता चरम पर थी। इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए अंग्रेज़ों ने इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, जिसके अनुसार जहां मुस्लिम क्षेत्रों में ही
केवल मुस्लिम मतदाताओं को ही वोट देने का अधिकार था। तो पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इस अधिनियम के द्वारा हो गई थी। शुरुआत में केवल मुसलमानों को इसके अंदर रखा गया था और बाद में इसका एक्सटेंशन किया गया, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलो ठीक है, ये भी कर लीजिए। तो जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया, भारत में 1892 में ही निर्वाचन की शुरुआत हो गई थी, लेकिन चुनाव शब्द का उल्लेख उस समय तक नहीं था। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन होता जाता था कि जमींदार साहब, राजा साहब मिल के किसी को चुनते थे, वो किसी और को चुनता था और अंत में जाके कोई न कोई अंग्रेज ही जाके हमारे ऊपर बैठ जाता था। बट निर्वाचन तो था ही। तो निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो है हो ही गई थी। इस अधिनियम में उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लगा दी। इस अधिनियम ने उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी। ऐसा के.एम. मुंशी साहब ने कहा था कि इस अधिनियम ने उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि यह भारत में सांप्रदायिकता इस तरह से फैला रहा था, इसलिए यह अधिनियम अंग्रेजों द्वारा इसीलिए लाया गया था कि भारत में सांप्रदायिकता को और बढ़ाओ और फूट डालो, शासन करो। लेकिन हम इंडियन, हम तो कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद आगे की थोड़ी सी कंडीशन समझते हैं। तो जैसा कि हम समझ चुके हैं, 1909 में अधिनियम आ गया। अब 1911 में दिल्ली दरबार लगा, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, एक फैसला हो गया। 1915 में भारत की राजनीति में गांधी जी की एंट्री हो चुकी थी। गांधी जी भारत आ चुके थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब गांधी जी की राजनीति में एंट्री हो चुकी थी। 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह को बहुत ही सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके थे। फैक्ट को समझने की कोशिश करिए। इधर गांधी जी सफल हो रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस के दोनों धड़ 1916 में अंबिकाचरण मजमूदार की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन में एक हो चुके थे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग भी अब कांग्रेस के प्रति नरम हो रही थी। कहने का मतलब ये है कि एक तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग धीरे धीरे करीब आ रहे थे। गांधी जी का राजनीति में रोल बढ़ता जा रहा था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह को सफलतापूर्वक अंजाम दे ही चुके थे। इसीलिए उस समय जो भारत सचिव थे वो थे मॉन्टेग्यू साहब। इसीलिए तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू साहब थे। वो भारत सचिव के पद पर थे। भारत सचिव का पद कब बना था? 1858 के अधिनियम में बना था, जो पिछली बार बताया गया था। चेम्सफोर्ड साहब यहाँ के गवर्नर जनरल थे। इन दोनों ने मिलकर 1917 में एक सर्वे रिपोर्ट दिया। उन्होंने 1917 में सर्वे किया और इस पर अपना एक रिपोर्ट जारी किया कि भारत में हम शासन किस तरह से कर सकते हैं। इसलिए और यह रिपोर्ट किन किन बातों से प्रभावित था, तो जो घटनाक्रम आप समझ सकते हो उससे प्रभावित था। इसीलिए 1919 में ये दोनों मिलकर एक अधिनियम लाए जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम या मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सिचुएशन जैसा कि समझ रहे हैं, 1911 से लेकर 1919 तक के प्रमुख घटना जो हम लोग समझ चुके हैं। अब चेम्सफोर्ड सुधार, तो यह अधिनियम का मूल नाम भारत शासन अधिनियम था। क्यों मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं? क्योंकि ये मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के 1917 वाली रिपोर्ट पर आधारित था, इसलिए इसे हम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं। अब क्या लिखना है वो आप देख लीजिए। जो आपको लिखना है इसमें कि 1917 में मॉन्टेग्यू जो कि भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो कि उस समय के भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी तथा उसी रिपोर्ट के आधार पर 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था। इसीलिए 1919 के अधिनियम को भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। तो भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड इसलिए कहा जाता है। एक बात क्लियर हो गई। अब इस अधिनियम में क्या क्या बातें थी? इस अधिनियम में उन्होंने मूलतः भारतीयों पर शासन करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था, इसलिए इस अधिनियम की बातें जो है वो हम एक तरह से देख लेते हैं। अब क्या क्या बातें कही होगी? अंग्रेज़ों ने लाया था तो वो अपने ही हित की बात करेंगे, हमारा हित अगर गलती से हो जाए तो अलग बात है। इस अधिनियम के प्रस्तावना में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द की बात की गई।
यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, भारतीय नाराज़ थे, गांधी जी अलग नाराज़ थे, और भी जो उस समय तत्कालीन जैसे मोतीलाल नेहरू जी अलग नाराज़ थे, मुस्लिम लीग अलग नाराज़ थी, लाल बाल पाल ये अलग नाराज़ थे। तो इसलिए इस अधिनियम में उन्होंने कहा कि भाई आप काहे नाराज़ हो। उन्होंने कहा आप हमारे ऊपर राज कर रहे हो इसलिए हम नाराज़ हैं, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो। तो अंग्रेज़ों ने कहा अच्छा बस इतनी बात, ठीक है भैया, अब हम आपके प्रति उत्तरदायी रहेंगे। बोले ठीक है, अब हम आपके प्रति उत्तरदायी रहेंगे। हम खुश कि भैया ब्रिटिश हमारे प्रति उत्तरदायी रहेगा, बस हमको सिर्फ इतने से मतलब था। दूसरी बात, महिलाएं, तो महिलाओं को उन्होंने कहा आप क्यों नाराज़ हैं। अब महिलाओं को बोले भाई हम नाराज़ हैं। बोले क्यों नाराज़ हो, चलो तुमको हम मताधिकार दे देते हैं। तो इस अधिनियम में दो प्रमुख बातें हुई। पहली, तो इस अधिनियम के प्रस्तावना में उत्तरदायी शासन की बात की गई, और दूसरी, महिलाओं को पहले मताधिकार दे दिया गया कि अब कुछ महिलाएं भी, शर्तें बहुत थी बट महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद केंद्र और राज्य के बीच कार्यों का बंटवारा कर दिया, जिससे भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कुछ कार्य केंद्र में दे दिए गए, कुछ कार्य राज्य में दे दिए गए, और प्रांतों में भी कार्यों का बंटवारा होगा। जैसे यह केंद्र है, यह प्रांत है। प्रांत के शासन दो लोग चलाते थे, एक गवर्नर होता था और एक चुने हुए सदस्य होते थे। तो गवर्नर ने कुछ कार्य अपने लिए रिजर्व रख दिए, कुछ कार्य सदस्यों के लिए ट्रांसफ़र कर दिए। इसी को द्वैध शासन कहा जाता है। जो कार्य गवर्नर ने खुद के लिए रखे उसे रिजर्व या आरक्षित कहा गया, जो कार्य गवर्नर ने सदस्यों के लिए छोड़ दिए उसे ट्रांसफर्ड कार्य कहा गया। तो इसलिए इस तरीके से पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। कहाँ हुई, ब्रिटिश प्रांतों में। देसी रियासतों को अभी भी कोई मतलब नहीं था, राजा साहब अपने मन से चल रहे थे। राजा साहब को शिकार करना था, शिकार कर रहे थे, घूमने जाना था, घूमने जा रहे थे, खेलना था, खेल रहे थे। राजा साहब को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बस केवल ये सब जो काम हुआ था यह ब्रिटिश प्रांतों में हो रहा था। तो इस अधिनियम की तीसरी पॉइंट ये था कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और केंद्र और राज्य के मध्य कार्यों का बंटवारा हो गया कि भैया ये काम आप करोगे, ये काम हम करेंगे। आगे भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। आगे अंग्रेजों ने उससे पूछा कि भैया अब आप और क्या करेंगे। उन्होंने कहा हम आपके लिए एक लोक सेवा आयोग बना रहे हैं। बोले ये आपके लिए हम एक लोक सेवा आयोग बना रहे हैं जो सेंटर की आपकी भर्ती करेगा, आप लोग सिविल सर्विस में जाओगे, आप लोग राज करोगे, कहाँ आप चिंता कर रहे हो, आराम से मौज करो। तो भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान 1919 के अधिनियम में लाया गया, जबकि गठन 1926 में हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। 7 साल में इन्होंने लोक सेवा आयोग का गठन किया और 1919 में जिसकी घोषणा उन्होंने कर दी थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया। अब थे तो अंग्रेज ही, अपना भी उनको फ़ायदा करना था। बोले फूट और डालो, फूट को बढ़ाओ। तो पहले जिसमें मुसलमान थे अब उसमें सिख, ईसाई, यूरोपियन, सिख, ईसाई, यूरोपीय, अंग्रेज़ों तथा जैन, बौद्ध, इनको भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर दिया। इससे जो है कि सांप्रदायिकता थोड़ा और बढ़ाओ, क्योंकि भारत एक हो रहा है, इसे तोड़ना तो ज़रूरी है। इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का उन्होंने विस्तार कर दिया, या इसका एक निगेटिव पॉइंट माना जाता है। अब बचे राजा साहब। अभी जो राजा साहब थे इनको क्या मिला, राजा साहब, तो अब बचे अपने राजा साहब। तो राजा साहब बोले भाई हमारे लिए भी कुछ करो, जबकि राजा साहब कोई समस्या नहीं थी। बोले एक काम करो, आप जितने राजा बचे हो 300-400, सबके लिए हम एक नरेंद्र मंडल गठन करते हैं, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इंग्लिश में इसे कहा गया चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो देसी रियासतों की जो भी समस्याएं थी उनको विचार के लिए लंदन में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन किया गया कि भैया सारे राजकुमार यहीं बैठो, आराम से बीड़ी पियो, मौज करो। तो नरेंद्र मंडल, नरेंद्र का मतलब होता है प्रिंस, तो देसी रियासतों की समस्याओं पर विचार करने के लिए नरेंद्र मंडल का गठन किया गया। ये इस अधिनियम की प्रमुख बातें थी। और अंत में एक चीज़ कहा दिया गया जिसके फलस्वरूप आगे हमको इतिहास में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिलता है। इस अधिनियम की समीक्षा 10 वर्षों में की जाएगी। इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि भाई अधिनियम किस तरह से काम कर रहा है वो हम आने वाले 10 वर्ष बाद देखेंगे। भाई अगर सही होगा तो इसी को एक्सटेंड करेंगे, गलत होगा तो हम उसमें सुधार करेंगे, यह चीज़ कही गई। और इसी अधिनियम के समीक्षा करने के लिए आगे
कौन, साइमन कमीशन भारत आया। इसी अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया। तो इस समय के घटनाक्रम को आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद 1922 में चौरी चौरा कांड, 1925 में काकोरी कांड, 1928 में तो लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के ही विरोध करते हुए लाठीचार्ज में डेथ हुई थी। फिलहाल वो इतिहास का क्रम है, हमको पॉलिटी के क्रम से पढ़ना है। साइमन कमीशन क्या था, तो पहले ही बता दिया कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए जो आयोग आया था उसे हम साइमन कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। 7 सदस्यों की यह समिति थी, जिसके अध्यक्ष सर जॉर्ज साइमन थे। सर जॉर्ज साइमन इस कमीशन के अध्यक्ष थे। सर जॉर्ज साइमन इस कमीशन के अध्यक्ष थे। उद्देश्य मैंने बता ही दिया कि समीक्षा करने यह आया था। तो साइमन कमीशन क्या था, जब उन्होंने 1919 में यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों में हम इसकी समीक्षा करेंगे, तो भाई समीक्षा आप अपने आप तो आप कर नहीं लोगे, समीक्षा करने के लिए कोई तो चाहिए होगा। रंग नहीं अच्छा लग रहा है, ये आपको लाल कर दे। तो समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे हम साइमन कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। 7 सदस्यों की यह टीम थी। सर जॉर्ज साइमन के नेतृत्व की यह समिति होने के कारण इसको साइमन कमीशन कहा गया। 1927 में यह गठित हो गई। 1928 में यह भारत आई, किस लिए, समीक्षा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसे मैं ऐतिहासिक अधिवेशन कहूँगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन को ऐतिहासिक अधिवेशन कहा जाएगा। तो घटनाक्रम को समझिए। गांधी जी का कद भारत की राजनीति में बहुत बड़ा हो चुका था। इन्हीं के साथ एक और नाम भारत की राजनीति में उभर रहा था, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी और नेहरू जी भारत के दो प्रसिद्ध, मतलब भारत के दो उस समय के तत्कालीन बहुत ही लोकप्रिय और जनप्रिय नेता थे। अब 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात की। उन्होंने कहा कि अब हमें न तो उत्तरदायी शासन चाहिए, न तो हमें आपकी सत्ता चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, और स्वराज के अलावा हम किसी बात पर संतुष्ट नहीं होंगे। इस अधिवेशन में लाहौर में यह घोषणा कर दी कि भाई हम पूर्ण स्वराज करेंगे। तो जब उन्होंने कहा स्वराज हमको पूर्ण चाहिए, फिर बोले ठीक है, जब देंगे तब देंगे वो स्वराज, लेकिन हम अब स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू करेंगे। बोले ठीक है, कब मनाया जाए स्वतंत्रता दिवस? बोले हाँ, किसी दिन बढ़िया दिन देखो और अब हम स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू करेंगे। तो आप सभी को पता होगा भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अब कोई बता सकता है कि उस दिन कौन सा था? चलो ठीक है, और 26 जनवरी को ही क्यों मनाया गया? दो बात उठती है, कभी भी मना सकते हैं, 26 जनवरी को ही उन्होंने क्यों मनाया? पूर्ण स्वराज की घोषणा नेहरू जी ने कर दी थी, स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा उन्होंने कर दी थी, लेकिन 26 जनवरी को ही क्यों मनाने की घोषणा की, इस बात को हम जानते हैं। तो 26 जनवरी को इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि जनवरी महीने के अंतिम रविवार को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। जनवरी महीने के अंतिम रविवार को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगर अंतिम रविवार 27 को होता तो 27 को मनाया जाता, 28 को होता तो 28 को मनाया जाता। क्योंकि अंतिम रविवार 26 को पड़ा था, इसीलिए प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। अब बात करते हैं कहाँ मनाया गया था। तो रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने झंडा फहराया था, और 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1947 तक हम इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते गए। 26 जनवरी 1947 तक हम स्वतंत्रता दिवस इसी दिन मना रहे थे। उसके बाद 15 अगस्त 1947 से हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिए।
बाद में 26 जनवरी को ही संविधान इसीलिए लागू किया गया था क्योंकि इस दिन हमने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान लागू करके हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे थे। ठीक, अब आगे की घटना देखते हैं। आगे फिर 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आई। अब आप लोगों के बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू ने जारी किया होगा। काफ़ी लोगों के मन में यही होगा भाई उस नेहरू जी के नाम आते ही हमारे दिमाग में जवाहरलाल नेहरू की छवि आती है, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। नेहरू रिपोर्ट इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने जारी किया था। पहली चीज़ हो गई नेहरू रिपोर्ट उन्होंने बहुत बढ़िया जारी किया था। प्रॉपर संविधान निर्माण के दिशा में किसी भारतीय का एक पहला सराहनीय कदम था। ये जो रिपोर्ट थी भारत के संविधान निर्माण के विषय में पहला सराहनीय कदम माना जाता है। हाँ, इस रिपोर्ट में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी थे, लेकिन उस समय एक गुलाम भारतीय की सोच जितनी आगे हो सकती थी उस हिसाब से हम इसे जो है एक बहुत ही सकारात्मक कदम मानते हैं। पहला पॉइंट था अधिराज्य की मांग की गई। नेहरू रिपोर्ट में यह कहा गया कि हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दीजिए। इन्होंने अंग्रेजों से अधिराज्य की मांग की, बोले हमको भाई डोमिनियन स्टेट का आप दर्जा दीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। जबकि 1929 में पूर्ण स्वराज की बात की गई। इनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, जबकि मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट की मांग की। मौलिक अधिकारों का विस्तार से उल्लेख किया। पहली बार किसी भारतीय ने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया और वो भी विस्तार से कि क्या क्या मूल अधिकार हमारे पास होने चाहिए। उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, आप हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दीजिए और आप हमको मूल अधिकार दीजिए, और मूल अधिकारों में आप क्या क्या मूल अधिकार देंगे उसकी इन्होंने व्यापक रूप से विस्तार से बता दें, भाई ये अधिकार हमको दीजिए, इससे कम में मज़ा नहीं आएगा, इससे कम में मज़ा नहीं आएगा। ये इन्होंने नेगेटिव पॉइंट किया। अब यह इनके दिमाग में उस समय क्यों आया ये तो यही जानते हैं, लेकिन हाँ काफ़ी लोग इस बात की निंदा करते हैं कि उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया। इतिहास की घटनाओं पर टिप्पणी कर देना बिना उस समय की सिचुएशन जाने कतई उचित नहीं माना जा सकता। उस समय क्या सिचुएशन थी, क्या परिस्थिति को देखकर इन्होंने ऐसी डिसीजन लिया था वह यही जानते हैं, लेकिन फिर भी उस समय के माहौल में पहली बार किसी के द्वारा संविधान निर्माण को विषय में इतना व्यापक सोचा गया, यह एक काबिल तारीफ बात थी। तो नेहरू रिपोर्ट कब आई, एग्जाम के दृष्टिकोण से हमको ये याद रखना है कि 1928 में आई। किसने जारी किया था? मोतीलाल नेहरू ने जारी किया था। डोमिनियन स्टेट की मांग पहली बार कब की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। मौलिक अधिकारों का पहली बार विस्तार से उल्लेख कब किया गया था? नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भी स्वीकार नेहरू रिपोर्ट में कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। जिन्ना के 14 सूत्र ये भाई एक अलग ड्राइवर था। अभी एक जो चल रही है मीम कि हैवी ड्राइवर, जिन्ना जो है वो हैवी ड्राइवर था। ये बंदा अलग लेवल पे चलता था। देश गुलाम है। कांग्रेस, गांधी जी, सारे लीडर मिलके देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, किसी तरह हमको ब्रिटेन से आज़ादी मिल जाए और हम स्वतंत्र हो जाएं। ये भाई अलग ही मुसलमानों की लड़ रहा है। इसको आज़ादी से कोई मतलब नहीं है, इसे मुसलमानों का अधिकार चाहिए। जहाँ नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की बात की रही है, जहाँ जवाहरलाल नेहरू जी पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, वहीं पर ये भाई जो है ये 14 सूत्र लेके आए। आशा इनसे ये की जा रही थी कि ये 14 सूत्रों में भारत की स्वतंत्रता या भारत के नागरिकों के बारे में कुछ बात करेंगे, लेकिन इन्होंने 14 सूत्रों में सीधे सीधे मुसलमानों के विशेषाधिकार की बात की। इन्होंने 14 सूत्रों में सीधे सीधे मुसलमानों के विशेषाधिकार की बात की कि क्या क्या विशेषाधिकार, और व्यापक रूप से इन्होंने मुसलमानों के लिए विशेषाधिकार मांगे, क्या क्या होने चाहिए। तो यह हमारे लिए पढ़ने के विषय में कुछ खास नहीं है। इसका पाकिस्तान से ही संबंध है, पाकिस्तान का हिस्ट्री मटेरियल है। हाँ, ये याद करिए 1929 में ये भाई भी हैवी ड्राइवर था और 14 सूत्र लेके आ गया था। आगे बढ़ते हैं। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन टोटल हुए, 1930, 1931, 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गांधी जी उस समय के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन उस समय भारत में सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे।
दो लेख थे, गांधी जी और अंबेडकर जी का। गांधी जी और अंबेडकर जी का बहुत ही गहरा विवाद रहा है। अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जबकि गांधी जी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए और वहां से भी वे नाराज होकर वापस चले आए। में भी सितंबर से दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन चला था। तो किसने तीनों गोलमेज में भाग लिया? अंबेडकर जी, क्योंकि अंबेडकर जी उस समय के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे, कानून के ज्ञाता व्यक्ति थे। तथा गांधी जी दूसरे सम्मेलन में भाग लेने गए और जैसा कि सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, गांधी जी भारत के सबसे बड़े नेता उस समय तक बन चुके थे। अब आते हैं गांधी जी और अंबेडकर जी पर विवाद या मतभेद। विवाद तो नहीं कहेंगे, मतभेद कहेंगे। दो बहुत बड़े नेताओं के मध्य जब किसी बात को लेकर एक मत नहीं हो पाते तो उसे मतभेद कहते हैं। बात दूसरे गोलमेज सम्मेलन की है। 1931 गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे और वहां अंबेडकर जी पहले से ही मौजूद थे। तो चर्चा होने लगी। चर्चा में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात आई। अंबेडकर जी जो थे, सांप्रदायिक निर्वाचन, ध्यान सुनिएगा, प्रणाली की बात आई। अंबेडकर जी का व्यक्तित्व जो था वो दलित प्रेमी किसके आदमी थे। उन्होंने एक बार यह शब्द कहा था कि अगर मुझे भारत के हित और अपने हित में से कोई एक चुनना पड़े तो मैं बेशक भारत का हित चुनूंगा, लेकिन अगर मुझे दलितों के हित और भारत के हित में से कोई एक चुनना पड़े तो मैं दलितों का हित ही चुनूंगा। उनके इस बयान की काफ़ी लोग विरोध करते हैं, काफ़ी लोग आलोचना करते हैं, लेकिन शायद तत्कालीन दलितों की स्थिति को देखकर, उस समय समाज की स्थिति को देखकर उनका यह बयान काफ़ी हद तक तर्कयुक्त माना जा सकता है। अब दूसरी तरफ आते हैं गांधी जी। गांधी जी थोड़ा सा सवर्ण मानसिकता के व्यक्ति थे। इनकी पुस्तक हिंदू में भी इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ईश्वर ने किसी को जिस कार्य के लिए भेजा है वही उसके लिए उपयुक्त कार्य है। इसी तरह का उनका एक सेंटेंस है उसमें। गांधी जी यह चाहते थे कि पहले अंग्रेज़ों से आज़ादी हो, लेकिन यह दलित और वर्ण व्यवस्था, इन सब से आज़ादी के बारे में वे भी सोच नहीं रहे थे। गांधी जी इस बात पे थे कि भाई पहले अंग्रेज़ों को छोड़ो, ये हम अपना देख लेंगे। दूसरी तरफ अंबेडकर साहब ये चाहते थे कि दलितों से आज़ादी, उन्होंने कहा भी था कि हमको दलितों की हितों की चिंता भारत के हित से ज़्यादा है। तो यही बात जब 1931 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आई तो अंबेडकर साहब ने कहा कि भाई जैसे सांप्रदायिक मतदान प्रणाली में आप सिखों को लिए हो, आप मुसलमानों को लिए हो, उसी तरह आप सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में दलितों को भी लो। गांधी जी बोले नहीं यार, ऐसा कैसे करोगे आप, दलित तो हमारे हिंदू ही हैं, आप दलितों को नहीं ले सकते। उन्होंने कहा नहीं बाबू, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और दलितों को लेने दीजिए, दलितों को लेना सही है। इसी बात पे इन दोनों के मन मतभेद हो गया। गांधी जी बोले आप हमारी बात नहीं मानोगे? उन्होंने कहा नहीं बाबू, नहीं मानेंगे। बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। बोले बाबू मत जाओ। नहीं, बोले नहीं, जब तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम चले मुंबई। और बापू लंदन से निकल आए मुंबई। मुंबई में जैसे इनका जहाज़ पहुंचा, इनको तुरंत अंग्रेज़ों ने उठाया और पुणे के यरवड़ा जेल में अरेस्ट कर दिया। काहे किया? उनका मन। तो गांधी जी नाराज़ क्यों हुए थे? यही दलितों की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पर ये नाराज़ हो गए थे और नाराज़ होकर मुंबई वापस आए। मुंबई से इनको उठा के पुणे के यरवड़ा जेल में बंद कर दिया। दूसरी तरफ अंबेडकर साहब तीसरे गोलमेज में भी भाग लिया और आराम से ये 1932 में भारत आ गए थे। तो विवाद क्यों हुआ? सांप्रदायिक मतदान प्रणाली को लेकर विवाद हुआ था। अब अंग्रेज़ों का खेल। अंग्रेज़ों ने 1932 में ही सांप्रदायिक पंचायत लॉन्च कर दिया। अंग्रेज़ भी बड़े मजे हुए खिलाड़ी थे। इन्होंने देखा गांधी और अंबेडकर के मध्य विवाद हुआ, भारत के दो शीर्ष नेतृत्व में विवाद हो रहा है, इसका उन्होंने सोचा कि हमको फ़ायदा इसका लेना चाहिए और उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत लॉन्च कर दिया। सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए भी उन्होंने पृथककरण निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कर दी। अब ये बात गांधी जी को थोड़ा ईगो हर्ट हो गया। गांधी जी बोले अरे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम हमको लड़ा रहे हो। और गांधी जी ने यरवड़ा जेल में ही अनशन प्रारंभ कर दिया। बोले ठीक है भैया, तुम्हारे हाथ में सरकार है, तुम्हारे हाथ में सरकार है, तुम सरकार चलाओ और हमारे हाथ में अनशन है,
मैं अनशन करूँगा। देखते हैं दोनों में से कौन आगे बढ़ता है। गांधी बोले भैया हम खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊँगा, चलो हम कर रहे हैं अनशन। गांधी शुरू कर दिया अनशन। अब गांधी जी को मनाने के लिए पूना के जेल में अंबेडकर साहब पहुँचे। तो यहाँ थोड़ा सा लिखने लायक है कि दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के घोषणा कर दी गई, जो कि पूना पैक्ट में था, सांप्रदायिक पंचायत में था, जिससे नाराज होकर गांधी जी ने महाराष्ट्र के पुणे के यरवड़ा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिए। ये थोड़ा फैक्चुअल बात है, आपको ध्यान रखना है कि अनशन कहाँ किया था और क्यों किया था, ये दो चीज़ें हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पूना पैक्ट पर हम आते हैं। तो 1932 में ही अभी तक गांधी जी नाराज हैं। गांधी जी को मनाने पहुँचे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोले बाबू काहे नाराज हो? बाबू बोले ये मज़ा नहीं आ रहा है और ये अंबेडकर साहब अपने मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने जिद करके सांप्रदायिक पंचायत लागू कर ही दिया और यह जो है ठीक अच्छी बात नहीं है। तो 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी और अंबेडकर साहब तीनों जन साथ में बैठे पूना के यरवड़ा जेल में। गांधी जी, ये अंबेडकर साहब और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों नाराज़ से बोले हम इससे बात नहीं करेंगे। राजेंद्र प्रसाद बोले भाई मान जाओ, दोस्ती कर लो। तो गांधी जी ने बोला कि भाई मान तो जाएंगे, लेकिन आप ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली वाली बात की जिद छोड़िए। आप ये जिद छोड़िए कि आप सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात नहीं करेंगे। तो अंबेडकर साहब बोले हाँ नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए उसके एवज में हमको मिलेगा क्या? उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे बात, लेकिन उसके एवज में हमको मिलेगा क्या? गांधी जी ने कहा एक काम करो, आप रिजर्वेशन ले लो, दलितों के लिए एक रिजर्वेशन होगा, यह बात हम देखेंगे। दलितों के लिए रिजर्वेशन की बात पर गांधी जी जब सहमत हो गए तो अंबेडकर जी ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात को त्याग दिया। उन्होंने कहा कि आप हिंदू हो, हाँ दलित हो, पिछड़े हो, तो आपके लिए हम रिजर्वेशन की बात करेंगे। रिजर्वेशन के सिद्धांत का सर्वप्रथम उदाहरण पूना पैक्ट में हुआ। पूना पैक्ट किस दिन को हुआ? 24 सितंबर 1932 के दिन हुआ। गांधी जी रिजर्वेशन पर लागू हुए तो अंबेडकर साहब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जिद को छोड़ दिए और जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन दोनों के बीच मतभेद हुआ था, वह मतभेद यहाँ जाकर पूना पैक्ट के रूप में सॉल्व हो गया। तो पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। कहाँ हुआ? यरवड़ा जेल में हुआ, पूना में हुआ। किसके किसके मध्य हुआ? अंबेडकर और गांधी जी के मध्य में हुआ। और मध्यस्थता किसने की थी? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो अब यहाँ से गांधी जी और अंबेडकर दोनों मान गए थे। परिस्थितियाँ बदल रही थी, भारत आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था। यह समय था 1932 का। अब इसके बाद आगे 1935 का अधिनियम आएगा, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सीधे सीधे जो बातें हमने देख ली, 1909 उसके एक 1909 का अधिनियम आया, उसको हमने देखा, मार्लियामेंटो अधिनियम। और 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। उसके बाद हमने पूना गोलमेज सम्मेलन तीनों देखा, लाहौर अधिवेशन देखा और पूना पैक्ट को समझा। जो भी आपको नोट्स बनाने हैं आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। इससे आगे का क्वेश्चन कोई पूछने वाला नहीं है अपने लेवल पे, सिविल लेवल की मैं बात नहीं करता। हाँ, वनडे और एसआई में इससे आगे नहीं पूछेगा। तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 1935 के अधिनियम पर बेस्ड होगी। आगे हम 1935 का अधिनियम, पूरा क्लास सिर्फ एक अधिनियम पे बेस्ड होगी। लगभग आधे घंटे 45 मिनट की क्लास होगी। नोट्स जिनको बनाना है वो बनाते चले। नोट्स बनाने पर का प्रॉपर मटेरियल मैं देता रहूँगा, ठीक है। अगर कोई सुझाव या सलाह या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ। जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आपको दे रहा हूँ। आपके लिए काम की है, यह मेरी गारंटी है। अगर ना काम की हो, इन टॉपिक से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आप उनको देख के आप इस नोट से मिलाइए। अगर आपका नहीं मिलता है तो जो आप बोलिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखा है और इससे बाहर तक कुछ पूछा नहीं गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मूड बने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
नहीं तो पढ़ तो लीजिएगा ही ना। तो इस चैनल से मेरा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ज्ञान देना है। ठीक है, धन्यवाद।